Hello and welcome everyone and welcome to the next session of Cost Accounting Standards। तो भाई 5 महत्वपूर्ण कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने ख़त्म किए अपने लास्ट लेक्चर में। और जी हाँ, इन पांचों में से अगर मैं 2 का नाम लूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो है कैश नंबर 2 जिसमें से कि एक क्वेश्चन हर ऑल्टरनेट एग्जाम में आता ही आता रहा है, और कैश नंबर 4 जिसमें से कि क्योंकि वो अभी अभी चेंज हुआ है जीएसटी के आने के बाद, इसीलिए उसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो भी चेंज कैश होता है, कहीं भी रिवाइज होता है कैश, वहाँ पर एग्जामिनर का ज़्यादा मन करता है उस कैश को एग्जाम में देने का। तो हाँ, 2 इंपॉर्टेंट कैश आउट ऑफ द 5 कैश विच वी हैव डन टिल नाउ। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2 कैश इकट्ठे, उनकी बात करूंगा भाई मैं। वो कैश है कैश 6 और कैश 7। कैश 6 है मटीरियल कैश और कैश 7 है कैश ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट। तो मटीरियल और लेबर, इन दोनों का भाई चोली दामन का साथ है। इन दोनों का साथ है ऐसा है जैसा कि चंदा और चकोर, दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, दोनों हमेशा अटैच्ड रहते हैं। और इसका जो न्यूमोनिक मैंने डिस्कवर किया है, क्योंकि हमेशा साथ साथ रहते हैं, वो भाई एक गाने पे है। तुमने गाना सुना होगा, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तो जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भाई बहन कैश की। और भाई बहन मैंने इन दोनों का नाम इसीलिए रखा है क्योंकि दोस्तों ये दोनों कॉस्ट हमेशा साथ में रहती हैं, हमेशा इकट्ठी रहती हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चले जाओ भाई, मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, दोनों हमेशा साथ साथ आपको नजर आएंगी ही आएंगी। मटेरियल खरीद के ले आओ बाजार से, लेकिन अगर उस पर लेबर ना हो जो उस पर काम करे, जो उस पर मेहनत करे और उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करे, बेकार है मटेरियल। वो मटेरियल फेंक देना, सड़ के जाएगा, गल के जाएगा, यूजलेस है वो मटेरियल। और दूसरी तरफ आप मटेरियल नहीं है आपके पास, लेकिन लेबर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे आपके लेबर प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। बेकार है अगर उनके पास मटेरियल नहीं है, खाली बैठे रहेंगे। लेबर को अगर बिना मटेरियल के बिठाओगे तो खाली बैठे रहेंगे, फायदा नहीं है लेबर का। हाँ, बड़ी स्किल्ड लेबर है आपके पास, बड़ा अच्छा प्रोडक्शन करती है, बड़ा फाइन क्वालिटी का फिनिश गुड बनाती है, लेकिन फिनिश गुड बनाने के लिए भाई लेबर को क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, मटेरियल कैश और लेबर कैश। तो मटेरियल का कैश का नाम रखा गया है भाई कैश, क्योंकि आपको याद करने में दोस्तों आसानी होगी। आसानी कैसे होगी भाई? भाई जैसे पुराने ज़माने में होता था, घर में एक बूढ़ी माँ होती है, हीरो होता है, हीरो की बहन होती है और गुंडे बहन को उठा के ले जाते हैं। तो भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर में दाना पानी लाए, मतलब मेहनत करे, कमाए और घर में अन्न लाए। और बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस अन्न को प्रोसेस करे और घर में फूड प्रोवाइड करे। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा रिजेम्बलेंस, तुक्का है, ऐसा कोई वो नहीं है, तुक्का है आपको याद करने के लिए बस, कि मटीरियल कैश is the first cash which is cash 6 और labor cash is the second cash which is cash 7। और मटेरियल कैश है भाई कैश, क्योंकि भाई मटेरियल लाता है बाजार से और बहन उसको प्रोसेस करके उसमें अपना लेबर ऐड करके फूड बनाती है। तो मटेरियल भाई और लेबर बहन। सर कुछ तुक बना नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुक कई बार नहीं भी बनता चीज़ों में। तुम्हें याद तो हो गया ना, न्यूमोनिक तो है ना, तुम्हें याद तो हो गया, याद होना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है भाई, ये है मटेरियल कैश विच इज भाई कैश। और भाइयों के बारे में एक बड़ी गजब चीज़ आपको बताता हूं भाई, मेरा भी एक छोटा भाई है। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग्स, एंड इफ यू ऑल्सो हैव सिबलिंग्स, देन दैट फीलिंग इज दैट योर सिबलिंग्स रिस्पेक्ट यू फॉर योर अचीवमेंट्स इन लाइफ। तो मुझे आज तक याद है कि मेरा भाई वो सारी चीज़ें करता था जो मैं करता था। तो उसने जो स्ट्रीम चुनी 12th में, 11th में, वो भी वही चुनी जो मैंने चुनी। स्ट्रीम चुनने के बाद उसने जो जो किया वो
वही था जो मैंने किया। तो भाई ना एक तरह से अनुसरण करते हैं अपने बड़े सिबलिंग्स का, बड़े भाइयों का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जिम्मेदारी आ जाती है एडिशनल जो बड़ा सिबलिंग होता है उसके ऊपर, कि वो एक रोल मॉडल बने और वो एक एग्जाम्पल सेट करे। और हाँ, डिफिकल्ट होता है, मैं नहीं कह रहा, एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे होती है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो फीलिंग जब फ्यूचर में आपके ब्रदर आपको फॉलो करेगा या आपकी सिस्टर आपको फॉलो करेगी और आप एक भाई वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी, जो अंडरवर्ल्ड वाला भाई नहीं होता, भाई 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 वाली फीलिंग जब आपके अंदर आएगी, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स जब आपके सिबलिंग प्राउडली अपने फ्रेंड्स को बताते हैं ना कि अरे पता है मेरा भाई CSCM में है, मेरे भाई ने बिग 4 से आर्टिकलशिप करी हुई है, मेरे भाई ने बिग 4 में एसोसिएट डायरेक्टर की पोजीशन तक काम किया है। तो ये जो फीलिंग होती है ना, जो आपके भाइयों, जो बचपन में आपके भाई चाहे जितना भी आपको डिसरिस्पेक्ट करते हो, आपसे बदतमीजी से बोलते हो, कभी भी आपको कोई भी आसानी से अपनी चीज़ ना देते हो और हमेशा बदतमीजी करते हो, हमेशा मुंहफट हो आपके भाई, लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना, जब वो आप एक काबिल इंसान बन जाते हो और अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, और जब आपको वो देखता है और कहता है मुझे ना अपने भाई जैसा बनना है, ट्रस्ट मी, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग्स विच यू कैन एवर गेट। और ये फीलिंग कहाँ से मिल सकती है आपको? सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर करने से, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में अव्वल आने से, उत्तीर्ण होने से आपको ये वाली फीलिंग आ सकती है। सो यस, विद दिस थॉट इन माइंड कि हाँ, हमें भी CM में बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है और एक अच्छी सी जॉब लेनी है और अच्छा सा पैकेज लेना है और वर्क करना है किसी बड़ी सी कंपनी में जहाँ पर हमारा भी अच्छा नाम हो, हमारा पैकेज हो और हम भी रिलेटिव्स को प्राउडली बता सकें कि हाँ, हम वेदांता में काम करते हैं, हाँ हम नेस्ले में काम करते हैं, हाँ हम रैकेट बेकाइंजर में काम करते हैं। तो बड़े बड़े नाम हो हमारे नाम के आगे और हम प्राउडली कह सकें कि हाँ, आर करियर इज़ अ करियर विच इज़ रोल मॉडल फॉर मैनी कॉमर्स स्टूडेंट्स। तब आएगा असली मज़ा लाइफ में। तो वही मज़ा दिलाने के लिए आओ शुरू करते हैं अपना कैस 6, क्योंकि कैस 6 अगर आपने ढंग से किया तो एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और मज़ा ही मज़ा आएगा लाइफ में। और आपको बता दूं पहले ही, कैस 6 और कैस 7 भाई बहन जो हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट भाई बहन हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली इन दोनों कैस में से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों में से कोई भी कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। अच्छा, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पर्सपेक्टिव से ये वाले कैस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम क्लास में करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हम क्लास में करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैस 6 और कैस 7 दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हैवी, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही कैस आते हैं बहुत ज़्यादा वेटेज के हमारे एग्जाम्स में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो आओ आज शुरू करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 मटीरियल कॉस्ट। न्यूमोनिक है इसका भाई कैस या ब्रदर कैस। दिस इज द कैस विच इज रिलेटेड टू मटीरियल कॉस्ट। तो मटीरियल जो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, फिनिश गुड्स में यूज़ करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में यूज़ करते हैं, उस मटीरियल को हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो भाई बहुत सारी ना क्वेश्चंस उठते हैं हमारे दिमाग में, सर मटीरियल ना बहुत टाइप के होते हैं। एक तो बेसिक रॉ मटीरियल होता है सर, और उसके साथ ना कई चीज़ें एडिशनल लगाई जाती हैं, जैसे कोई केमिकल, सफाई करने के लिए कोई केमिकल डाला गया। जैसे अगर आप शुगर बनाते हो ना, तो शुगर केन का जो जूस होता है वो तो प्राइमरी चीज़ होती है। अब शुगर केन का जूस ना येलो कलर का होता है, उसे साफ करने के लिए हम लोग लाइमस्टोन यूज़ करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं चूना। तो सर क्या वो चूना भी मटीरियल है? क्योंकि वो तो आपने सफाई करने के लिए यूज़ किया है, लेकिन क्या वो भी मटेरियल है? अच्छा, इसके अलावा ना हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ कील, कुछ नट, कुछ बोल्ट, छोटे छोटे ऐसे आइटम, कुछ ग्लू, फेविकॉल चिपकाने के लिए, पेस्टिंग करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं जो पर से मटेरियल हमें नहीं दिखता कि वो रॉ मटेरियल है, ऐसा हमें नहीं दिखता। तो सर क्या वो भी मटेरियल कॉस्ट में आना चाहिए? सर क्या इसके अलावा अगर हमने सपोज एक गाड़ी बनाई, गाड़ी के अंदर हमने ना एक वो जो छोटी सी बॉटल नहीं होती परफ्यूम वाली छोटी सी बॉटल, सर वो फ्री में दी, आगे डेक पे चिपका के सब हम अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं वो जो परफ्यूम की बॉटल होती है। लेकिन सर हमारा तो पैसा लगता है ना, हमारे को तो कॉस्ट इनकर होती है। सर क्या वो भी मटेरियल कॉस्ट के अंदर आएगी? अब ऐसे सर गाड़ी में
मान लो हमने सीट कवर्स अपने लोगों को दिए, जो हमारे ग्राहक हैं उनको हमने सीट कवर्स दिए, तो सर क्या वो सीट कवर देना भी क्या मटेरियल कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा? तो सर इस तरह से ना बहुत सारे मटेरियल होते हैं। मटेरियल वो रॉ मटेरियल ही नहीं होते जो काम आते हैं, वो तो मटेरियल हैं ही हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन के दौरान। तो सवाल ये उठता है, क्या हम मटेरियल कॉस्ट में सारे के सारे मटेरियल को ऐड कर दें, सबको टोटल कर दें या ना करें? तो ये जवाब हमको ये वाला मटेरियल कॉस्ट का कैश देगा कि कौन कौन सा मटेरियल भाई इंक्लूड होना चाहिए हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में। मटेरियल वाले हेड में, जो हम मटेरियल वाला हेड लिखते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। फिर और क्या जवाब देगा हमको ये वाला कैश? ये वाला कैश हमको प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट बताएगा, हम कॉस्ट कैसे असरटेन करें, कॉस्ट को डिटरमाइन करते हुए हमें किन किन चीज़ों को ऐड करना है, किन किन चीज़ों को ऐड नहीं करना। फिर उस कॉस्ट की असाइनमेंट कैसे करें जो डायरेक्ट ना हो, जो हमें पता हो कि भाई ये डायरेक्टली एलोकेबल नहीं है, हमें नहीं पता कि ये वाला मटीरियल किस वाले कॉस्ट सेंटर में यूज़ हुआ है। तो अगर हमें कॉस्ट को असाइन करना हो तो भाई हम कैसे कॉस्ट को असाइन करेंगे? ये तमाम क्वेश्चन हमारे कौन सॉल्व करेगा? सॉल्व करेगा हमारा मटेरियल कॉस्ट का कैश। तो आओ एक ओवरव्यू, अगेन मैंने एक द्रोण व्यू दिया है, इसको तुम अपने रजिस्टर्स में कॉपी कर लो इस द्रोण व्यू को। तो द्रोण व्यू दिया है मैंने तुम्हें, जहां मैंने पूरे कैश के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे यहां लिख दिए हैं। भाई हमारा जो पूरा कैश स्टडी होगा, अगले जो 1.5-2 घंटे तुम स्टडी करने वाले हो, वो सब हम इन वाले पॉइंट्स के सराउंडिंग अपना एनालिसिस करेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो जो सबसे पहली चीज है वो है डेफिनेशंस। हमें सबसे पहले तो डेफिनेशंस बताई जाएंगी भाई, अलग अलग चीज़ों की डेफिनेशंस बताई जाएंगी। टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनकी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे भाई डिफेक्टिव्स की, कि डिफेक्टिव्स क्या होता है। वो मटेरियल जो खराब हो जाता है उसे बोलते हैं डिफेक्टिव्स। अब डिफेक्टिव्स ना 2 टाइप के होते हैं, एक है रीवर्क, एक है रिजेक्ट। तो हम इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये कौन से टाइप के डिफेक्टिव्स होते हैं। एक डिफेक्टिव है रीवर्क, दूसरा डिफेक्टिव है रिजेक्ट। फिर भाई हम देखेंगे ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? हिंट दे देता हूं तुमको, जैसे हम वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं ना डिस्कस की, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, सिमिलर टाइप का होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो हम वो देखेंगे। फिर स्क्रैप, वेस्ट, स्पॉइलेज, इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे भाई, ये क्या होता है, स्क्रैप क्या होती है, वेस्टेज क्या होती है, स्पॉइलेज क्या होती है, हम इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे। फिर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, भाई ये जो वर्ड है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीई। और जरा बता दो तुमने ये वर्ड पहले कहां सुना है? जी हां सर, हमने ये वर्ड सुना है। ये वर्ड है अकाउंटिंग सीएफआर में, हमने ये सुना है अकाउंटिंग वर्ल्ड में। और ये टर्मिनोलॉजी डिराइव होती है आईएफआरएस से। तो आईएफआरएस ने कुछ एलिमेंट्स के नाम चेंज कर दिए, जैसे फिक्स्ड एसेट्स को बना दिया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो दिस इज वन ऑफ द टर्मिनोलॉजीज विच हैज बीन यूज्ड इन आईएफआरएस। आईएफआरएस में टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। और इस टर्मिनोलॉजी का जो रेलेवेंस है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग और कॉस्टिंग को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करी जाती है एज फार एज टर्मिनोलॉजी इज कंसर्न। तो भाई प्रिंसिपल्स तो अलग हैं, कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स अलग, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स अलग। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा ही आएगा। लेकिन एक एफर्ट कर रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कि चलो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और कॉस्टिंग प्रिंसिपल में तो फर्क आ जाए, लेकिन टर्मिनोलॉजी ब्रॉडली सेम हो, ताकि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंफ्यूज ना हो। अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखा हो पीपीई, तो भाई कॉस्ट अकाउंट्स में भी लिखा हो पीपीई। तो ये हम एफर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा अकाउंटिंग और कॉस्टिंग की टर्मिनोलॉजी सिंक्रोनाइज्ड रहे। सो these are some of the definitions which we are going to study in this particular class. फिर है जी टाइप ऑफ मटेरियल, कितने टाइप के मटेरियल होते हैं और वो कौन कौन से मटेरियल का ट्रीटमेंट जो कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो क्या क्या होना चाहिए, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई हम जो भी डिस्कस कर रहे थे ना कि सर कुछ तो बेसिक रॉ मटेरियल होता है, कुछ उसमें ना साइड में काम आने वाली चीज़ें होती हैं, जो धोने पोंछने वाली चीज़ें होती हैं, जो चमकाती हैं चीज़ को, वो होती हैं। तो भाई मैंने जितने टाइप के हो सकते हैं ना मटेरियल वो सब यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये 7 टाइप के मटेरियल्स हो सकते हैं और ये 7 के टाइप के मटेरियल्स कैश 6 में किस तरह ट्रीट होंगे, हम क्या इन्हें मटेरियल कॉस्ट में ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे, हम वो डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप पढ़ लेते हैं कौन से ये 7 टाइप के मटेरियल्स हैं भाई। रॉ मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, इसका दूसरा नाम होता है एडिटिव,
मैन्युफैक्चर्ड और बॉट आउट कंपोनेंट्स, तो कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हम या तो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं या बाहर से खरीद लेते हैं। कंपोनेंट होता है भाई एक बहुत बड़े फिनिश गुड का एक छोटा सा पार्ट, कंपोनेंट। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पंखा, आपके घर में पंखे हैं? हाँ सर, पंखे किसके घर में नहीं होते? बस तो वही जो फैन होता है, फैन के अंदर जो मेन रॉ मटेरियल लगता है वो लगता है मेटल। मेटल के उसके जो ब्लेड्स हैं वो मेटल के बनेंगे, अंदर जो मोटर लगी है वो मेटल की बनेगी, बाकी सब चीजें मेटल। तो बेसिक रॉ मटेरियल है मेटल। और उस मेटल के अलावा भाई उस फैन में ना ट्यूब लगे होते हैं, ट्यूब, रबड़ की ट्यूब, ताकि वो गोल गोल ऐसे घूमता है, तो रबर की ट्यूब्स लगी होती हैं। तो उस तरह की छोटी छोटी चीजें जैसे रबर की ट्यूब, उसे हम बोलते हैं बॉट आउट कंपोनेंट्स। ये मेन प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता, ये एक चीज होती है जो एडिशनली प्रोडक्ट के साथ लगती है, जो प्रोडक्ट को इसके बिना प्रोडक्ट काम नहीं कर पाएगा। सो दीज आर नोन एज बॉट आउट कंपोनेंट्स या मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स। देन सब असेंबली, भाई कई बार क्या होता है, हम ना जो अपना फिनिश गुड होता है वो मैन्युफैक्चर करने के बजाय असेंबल करते हैं, हम असेंबलर होते हैं। तो जैसे आप कभी कंप्यूटर खरीदने जाओगे ना, डेस्कटॉप खरीदने जाओगे, तो वो डेस्कटॉप मैन्युफैक्चर नहीं होते, वो लोग डेस्कटॉप को असेंबल करते हैं। सीपीयू अलग से खरीदते हैं, मॉनिटर अलग से खरीदते हैं, कीबोर्ड अलग से खरीदते हैं, माउस पैड अलग से खरीदते हैं और उनको असेंबल करके अपने फाइनल पार्टी को दे देते हैं। तो दीज आर नोन एज द सब असेंबली और द एग्रीगेट्स। ये टाइप ऑफ मटेरियल का एक पार्ट होता है। फिर है भाई एक्सेसरी। एक्सेसरी हम किसको कहते हैं? एक्सेसरी कहते हैं कोई भी एडिशनल चीज हो जो मेन चीज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही हो या कॉम्प्लीमेंट्री ना भी मिल रही हो, तो मेन चीज चलेगी उसके बगैर, लेकिन वो चीज जो एडिशनल चीज है वो यूटिलिटी को एनहांस कर देगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, गाड़ी में भाई स्टीरियो लगता है, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगता है, क्या म्यूजिक सिस्टम के बिना गाड़ी चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है सर, लेकिन प्रथा है कि लोग स्टीरियो लगा के ही गाड़ी को चलाते हैं या स्टीरियो लगा के ही गाड़ी को यूज करते हैं, ये प्रथा है। तो इन टाइप की चीजों को जो एडिशनली दी जाती हैं किसी भी चीज के साथ, उसे बोलते हैं एक्सेसरी। तो आजकल क्या हो रहा है भाई, अगर आप कभी भी आप कोई सूट लेने जाओ, जैसे मेंस वेयर लेने जाओ, सूट लेने जाओ, शर्ट लेने जाओ, तो कई बार ना दुकानदार ऑफर करता है कि आप मास्क उसके मैचिंग का, सूट के मैचिंग का मास्क ले लो। दैट इज व्हाट? नथिंग बट accessory. So accessories are certain additional things which provide additional utility to a particular product and they are not forming an essential ingredient of the main product. Main product का essential ingredient नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये गुड दिया जाए, अगर ये गुड एडिशनली हमारे कंज्यूमर को दिया जाए तो उन्हें एडिशनली बेनिफिट पहुंचेगा. सो दीज आर नोन एज एक्सेसरीज. देन भाई कुछ कंज्यूमेबल्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स होते हैं. जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया भाई, नट्स, बोल्ट्स, किसी तरह का कोई भी कंपोनेंट जो हमारा फटाफट कंज्यूम हो जाता है, जैसे ग्रीस, ऑयल, ये कंज्यूमेबल्स हैं, ये फटाफट कंज्यूम होते हैं. तो इन कंज्यूमेबल्स को भी हम मटेरियल कॉस्ट का पार्ट मानते हैं. तो कंज्यूमेबल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, किसी भी तरह के स्पेयर पार्ट पड़े हैं जो यूज आते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई, जैसे डायग्नोस्टिक लैब्स होती है ना, डायग्नोस्टिक लैब्स, उन लैब्स के अंदर जैसे ग्लूकोमीटर होता है जो आपके डायबिटीज़ को चेक करता है. तो आप अपनी उंगली पे ना एक छोटी सी सुई चुभोते हो, एक बूंद खून निकलता है और उस स्ट्रिप पे ऐसे जाके लगता है. स्ट्रिप मशीन के अंदर लगती है और बता देते हैं आपके शुगर लेवल क्या है. 1 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है. ये जो स्ट्रिप लगी ना मशीन के अंदर, इसे बोलते हैं कंज्यूमेबल्स. ये मटेरियल नहीं है, ये रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है ऐसा नहीं है, ये कंज्यूमेबल्स हैं. इन्हें कंज्यूम कर देंगे डॉक्टर्स, इन्हें कंज्यूम कर देंगी लैब्स, और ये कंज्यूमेबल्स बोले जाते हैं. सो दीज आर नोन एज कंज्यूमेबल्स. देन लास्ट, अदर इनडायरेक्ट मटेरियल. भाई कुछ और इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं. इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब कोई भी ऐसे मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज नहीं आ रहे, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे, बट वो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज आ रहे हैं. जैसे पानी. भाई पानी एक बहुत कॉमन एलिमेंट है जो प्रोडक्शन में इंडायरेक्टली यूज आता है. मैं आपको पानी का यूज बताता हूं जो मोस्टली इंडस्ट्रीज में होता है. भाई मशीन चल रही होती है, ठीक है, सपोज लकड़ी काटने की मशीन है, आ रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, वो लकड़ी को काट रही है. एक छोटा सा पाइप होता है जो कॉन्टिन्यूसली पानी पोर कर रहा होता है आरी पे, ताकि वो जो मेटल है, वो जो ब्लेड है, वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए. तो मटीरियल, पानी मटीरियल तो है लेकिन इनडायरेक्ट मटीरियल है. वो उस लकड़ी का जो फर्नीचर बनेगा उस फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट है,
लेकिन फिर भी पानी का यूज़ है उस वाली पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए, उस प्रोसेस, वरना उस वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा अगर पानी उसमें यूज़ नहीं आया तो दैट इज़ नोन एज अदर इनडायरेक्ट मटेरियल। तो भाई मटेरियल कैश ने आपको बता दिया कि आप चाहे कोई भी मटेरियल यूज़ करो, चाहे आप किसी भी टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, वो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है सर, आओ फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन। और भाई इसके अंदर ना गाइडेंस नोट भी आया हुआ है और हम गाइडेंस नोट भी डिटेल में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन पे। गाइडेंस नोट क्या होता है सर, मैंने आपको पहले भी बताया था। गाइडेंस नोट होता है भाई जब किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एक एस्पेक्ट को लेके क्लैरिफिकेशन देनी होती है, डिटेल देनी होती है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या करता है, एक गाइडेंस नोट प्रिपेयर कर देता है। और वो काफ़ी बड़ा, काफ़ी डिटेल में होता है गाइडेंस नोट, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस कर लेता है। तो इस वाले एस्पेक्ट पे प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, इस पे एक डिटेल्ड गाइडेंस नोट आया हुआ है जो हम अपने क्लास के दौरान पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में वेरी मच है, और भाई जितने भी गाइडेंस नोट्स हैं वो सारे के सारे हमारे सिलेबस में पार्ट बनते हैं हमारे सिलेबस का। ठीक है सर, तो प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे। तो दो चीज़ों के वैल्यूएशन हम देखेंगे, एक तो मटेरियल रिसीट, एक मटेरियल इशूड। जरा ना दोनों में ब्रॉड डिफरेंस समझना। मटेरियल रिसीट का मतलब होता है जब आपने रॉ मटेरियल वेंडर के यहां से अपनी फैक्ट्री में बुलाया, उसे बोलते हैं मटेरियल रिसीव्ड। तो ये है भाई आपका फैक्ट्री का गेट। इस फैक्ट्री के गेट में आप आंखें गड़ाए बैठे हो कि कब ट्रक आएगा वेंडर का, क्योंकि वो प्लास्टिक के दाने ला रहा है। जब तक प्लास्टिक के दाने नहीं आते तब तक मेरी चेयर पेंडिंग पड़ी है, नहीं बन सकती वो। ऐसे आप धूप में खड़े हो, इंतजार कर रहे हो, ये ट्रक आ गया, अरे वाह ट्रक आ गया भाई, लाओ जरा ट्रक को अनलोड करो, गोडाउन में सारा माल पहुंचाओ, और ये माल जो है ये हमारी फैक्ट्री में फिनिश गुड बनाने में मदद करेगा, फटाफट इस माल को गोडाउन में पहुंचा दो। दिस इज नोन एज मटीरियल रिसीट। अब दूसरा एलिमेंट सुनना, मटीरियल इशूड। तो ये जो गोडाउन में माल पड़ा है पूरा का पूरा, क्या ये पूरा का पूरा माल गोडाउन में पड़े पड़े फिनिश गुड बन जाएगा, या हमको इसको फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन पे डालना पड़ेगा? सर फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन पे डालना पड़ेगा। तो बस जब आप ये वाला मटेरियल फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन पे डालोगे, उस प्रोसेस को कहते हैं मटेरियल इशूड। मटेरियल क्या इशू हुआ है। सर दोनों क्या सिमिलर बात नहीं हो गई? नहीं भाई, दोनों सिमिलर बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मटेरियल इशूड जो इंपैक्ट करता है वो इंपैक्ट करता है डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, क्योंकि प्रोडक्शन में ये नहीं जा रहा सारा का सारा, ये जा रहा है सारा का सारा। ये तो आधा गोडाउन में पड़ा रहेगा, हो सकता है आधा क्वालिटी कंट्रोल से बाहर चला जाए, क्वालिटी कंट्रोल इसको पास ना करे और ये रिजेक्ट हो जाए। हो सकता है गोडाउन में पड़ा पड़ा सड़ जाए, गल जाए। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ना जाएं, लेकिन ये वाला जो ये है इसका ही कंपोनेंट, ये जो मटेरियल इशूड है ये किसका कंपोनेंट है? ये मटेरियल रिसीट का ही कंपोनेंट है। लेकिन ये मटेरियल इशूड डायरेक्टली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इसीलिए हमने दो अलग अलग वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स बनाए। एक बनाए मटेरियल रिसीट, जनरली जब मटेरियल रिसीव होता है तब उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आपको ऐड करनी चाहिए, कौन कौन सी कॉस्ट ऐड नहीं करनी चाहिए। तो एक तो हमने प्रिंसिपल बनाया मटेरियल रिसीट को लेकर, और दूसरा प्रिंसिपल हमने बनाया मटेरियल इशूड को लेकर। जो मटेरियल हमारे गोडाउन में पड़ा है वो कैसे प्रोडक्शन फ्लोर लाइन पे इशू होगा, हमने उस चीज़ को लेकर अपना दूसरा वैल्यूएशन का प्रिंसिपल बनाया। तो ये दो प्रिंसिपल हमने बनाए प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन के अंडर। अच्छा अब ध्यान देना, जो रिसीट होता है ना, रिसीट जो वेंडर से मंगवाया जाता है, दो तरह के वेंडर होते हैं। एक होता है जो हमारे लोकल डोमेस्टिक वेंडर हैं, और एक होता है जो हमारे इंपोर्टेड वेंडर हैं, मतलब फॉरेन वेंडर हैं, जो फॉरेन कंट्री में वेंडर हैं। तो हम वैल्यूएशन ऑफ रिसीट को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन फॉर इंपोर्टेड गुड्स, एक प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंडिजीनियस गुड्स। तो इतना ज्यादा हम बाइफिकेट करके पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स को ऑफ वैल्यूएशन को। भाई नेचुरल सी बात है, जब आप इंपोर्टेड गुड्स मंगाते हो ना तो उसके अंदर कुछ एडिशनल खर्चे आते हैं जो इंडिजीनियस गुड्स में नहीं आते, जैसे शिपमेंट चार्जेस, डॉक चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, डेमरेज एंड डिटेंशन चार्जेस। आप ये वर्ड सब जानते हो, हमने अभी अभी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट पढ़ा था, कैश पढ़ा था।
जी सर जानते हैं। तो इंपोर्टेड में कुछ एडिशनल खर्चे आते हैं जिसकी वजह से प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन इंपोर्टेड का थोड़ा सा एडिशनल बनता है। कुछ और मैं तुम्हें एडिशनल पॉइंट्स बताऊंगा जो इंपोर्टेड से रिलेटेड होंगे, इंडिजीनियस में वो वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो ये डिफरेंस है इंपोर्टेड में और इंडिजीनियस में। तो हम कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस पढ़ेंगे इन दोनों में। देन टाइप्स ऑफ स्पेयर्स, स्पेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, हम टाइप्स ऑफ स्पेयर्स पढ़ेंगे भाई। दो टाइप के स्पेयर्स होते हैं, स्पेसिफिक स्पेयर्स और इंश्योरेंस स्पेयर्स। तो भाई स्पेसिफिक स्पेयर्स होते हैं वो वाले स्पेयर्स जो किसी स्पेसिफिक मशीनरी में ही लग सकता है और वो जनरली किसी और मशीनरी में नहीं लग सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई, कील, पेच, नट बोल्ट किसी भी मशीनरी में लगा लो। ऐसा थोड़ी है कील सिर्फ स्पेसिफिक किसी मशीनरी में ही लगेगी, नहीं सर, कील तो किसी भी मशीनरी में लगा लो, जहां भी ठोकोगे वहीं कील ठुक जाएगी। तो वो होते हैं नॉन स्पेसिफिक स्पेयर्स, स्पेसिफिक नहीं है वो। लेकिन अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, तुमने ना डॉक्टर के पास गए होंगे तुम लोग डॉक्टर के पास जब जाते हो ना, तो वहां पर ना एक मशीन लगी होती है जहां पर एक्सरे को यूं लिटाया जाता है, ऐसे खड़ा जाता है। एक्सरे की बात करो, एक्सरे अगर तुमने कभी करवाया हो तो एक्सरे ऐसे लगता है, पीछे से बल्ब लाइट थ्रो करता है, एक्सरे में लाइट आती है और डॉक्टर बताता है देखो हाँ यहाँ तुम्हारी किडनी में यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ तुम्हारे लिवर में प्रॉब्लम है। इस तरह एक्सरे होता है ना। वो जो अंदर बल्ब लगा है, बताना वो स्पेसिफिक स्पेयर है या जनरल स्पेयर है? सर वो स्पेसिफिक स्पेयर है। अगर वो डॉक्टर चाहे कि अरे मेरा ना बल्ब खराब हो गया जो सीलिंग पे लगा हुआ था, जरा थोड़े टेम्परेरी टाइम के लिए ना वो जो एक्सरे मशीन में बल्ब लगा है ना वो उतार के यहां लगा दो, क्या ये मुमकिन है? नहीं सर, मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो बल्ब अलग जो एक्सरे मशीन में लगता है और जो हमारे सीलिंग में लगता है वो बल्ब अलग हो सकता है। उनका जो सॉकेट है वो ही सेम ना हो, सॉकेट अलग अलग हो, लग ही नहीं पाएगा। तो वो जो है वो है जेनरिक स्पेसिफिक स्पेयर। अगर आपने एक एडिशनल बल्ब ला के रखा है तो वो हो गया स्पेसिफिक स्पेयर, वो किसी स्पेसिफिक मशीनरी पे ही लगेगा। अरे सर फर्क क्या पड़ता है, आप स्पेसिफिक जनरल करे जा रहे, फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है कॉस्टिंग में, और हम देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। कॉस्ट स्टेटमेंट्स में तुम जिस तरह इसकी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करोगे, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। देयरफॉर हम स्प्लिट करेंगे स्पेसिफिक स्पेयर को वर्सेस जनरल स्पेयर। और दूसरे तरह के स्पेयर होते हैं भाई इंश्योरेंस स्पेयर। इंश्योरेंस स्पेयर वो वाले स्पेयर होते हैं जो इसलिए रखे जाते हैं कि अगर मेन स्पेयर काम करना बंद कर दे या मेन स्पेयर अगर टेम्परेली खराब हो जाए तो हमारा प्रोडक्शन ना रुके भाई, इसीलिए हम एक स्पेयर फालतू ला के रखेंगे, उसे कहते हैं इंश्योरेंस स्पेयर। तो दो तरह के स्पेयर्स जो हम अपने कैश में पढ़ेंगे, और इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, इनकी कॉस्टिंग कैसे होगी, क्योंकि कॉस्टिंग बड़ी स्पेसिफिक है, कॉस्टिंग भी अब ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, हमें अपनी कॉस्ट को असाइन करना है। असाइन मतलब एलोकेट करना है किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में। ठीक है सर। तो जब हम असाइन करेंगे कॉस्ट को तो दो तरह से असाइन कर सकते हैं भाई। अब देखो कॉस्ट पता लग गई हमें, तो फॉर एग्जांपल हमें पता लग गया कि जो प्लास्टिक बीड्स हैं वो 1 लाख रुपए के मैंने खरीदे थे। प्लास्टिक बीड्स क्या होते हैं भाई? प्लास्टिक का जो भी चीज बनती है ना, वो प्लास्टिक के दाने आते हैं, छोटे छोटे दाने, उनको गलाया जाता है बहुत बड़ी भट्टी में और तब उनको मोल्ड में डाला जाता है, सांचों में डाला जाता है, ताकि आप प्लास्टिक की चेयर बना सको, प्लास्टिक के और ज्यादा इक्विपमेंट बना सको। तो हमें पता है हमने प्लास्टिक बीड खरीदे हैं 1 लाख रुपए के। अब इनमें से कितने टेबल बनाने के लिए लगे, कितने चेयर बनाने के लिए लगे, कितने टॉयज बनाने के लिए लगे, ये बात डिसाइड करनी है, क्योंकि प्लास्टिक के दाने तो इकट्ठे आए हैं। ऐसा थोड़ी होता है प्लास्टिक के दाने अलग अलग आते हैं, सबके लिए प्लास्टिक तो सेम लगता है, प्रोसेसिंग ही तो डिफरेंट होती है। तो अब मुझे ये वाला कॉस्ट असाइन करना है टू द डिफरेंट प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। दो तरीके बताए भाई हमारे कैश ने। एक तरीका तो बताया एक्चुअल यू इशू के बेसिस पे, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड भाई। अगर हमें पता है कितना प्लास्टिक का दाना चेयर वालों ने इशू करवाया, कितना टेबल वालों ने इशू करवाया, हमें पता लग जाएगा मटेरियल कॉस्ट कैसे असाइन होती है, कोई टेंशन ही नहीं। तो सबसे पहला तरीका है एक्चुअल इशू के बेसिस पे आप अपना प्लास्टिक का दाना एलोकेट कर सकते हो, कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हो। ठीक है सर। सेकेंड, स्टैंडर्ड कॉस्ट की बेसिस पे कर सकते हो। भाई आपने प्लास्टिक का दाना तो इकट्ठा मंगा लिया शुरू में, लेकिन पूरे साल में कौन सा डिपार्टमेंट कितना लेके जाएगा आपको नहीं पता, और कॉस्ट शीट आपको शुरू से ही बनानी है, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज कर सकते हो। पिछले साल
कौन कितना कॉस्ट इनकर किया था पिछले कुछ सालों में, एवरेज ले लो पिछले कुछ सालों का, किसने कितना प्लास्टिक का दाना कंज्यूम किया था, किसने कितना प्लास्टिक का दाना अपने फैक्ट्री में मंगाया था, उसके बेसिस पे तुम लोग कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसके बेसिस पे तुम ये एलोकेशन कर सकते हो। तो दो तरह की एलोकेशन भाई, एक तो एक्चुअल इशू के बेसिस पे असाइन कर दो अपना कॉस्ट, दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे असाइन कर दो अपना कॉस्ट। और ऑफ कोर्स मैंने वो लास्ट लिखा नहीं क्योंकि जगह नहीं थी, बहुत कॉमन चीज है भाई, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर तो हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट बनेगा ही बनेगा। तो भाई जैसा कि हमने इनिशियल लेक्चर में किया था, हमेशा हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना इन्हीं 9 उनमें पैराग्राफ्स में बंधे होंगे। तो तुम जनरली देखोगे पैरा नंबर 5 जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट का होता है। जो आखिरी के 2 पैरा होते हैं 7, 8 वो हमेशा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के होते हैं। 9th पैरा जो पैरा नहीं होता, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इफेक्टिव डेट बताता है, इफेक्टिव डेट में होगा हमेशा 9th लाइन हमारी। तो ये है हमारा भाई ब्रीफ ऑफ मटेरियल कैश नंबर 6। तो आओ अब हम बुक से देखते हैं मटेरियल कैश के प्रोविजंस बुक के अंदर क्या है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इन दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से ऑल्टरनेटिवली प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के भी चांसेस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के भी चांसेस। तो स्टार्ट करते हैं। कैश 6 मटीरियल कॉस्ट रेड विद गाइडेंस नोट ऑन कैश 6। तो कैश 6 पे एक गाइडेंस नोट भी आया हुआ है, वो भी हम उसके प्रोविजंस भी पढ़ेंगे और अपने कैश के प्रोविजंस भी पढ़ेंगे। To determine the principles and methods of classification, measurement and assignment of material cost। तो वही 3 चीजें, classification, measurement and assignment of material cost for determination of cost of product or service and the presentation and disclosure in cost statements। ये है कैश 6 का बेसिक लाइन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको पढ़ने का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग मटेरियल कॉस्ट विद रीजनेबल एक्यूरेसी। स्टैंडर्ड डील्स विद द फॉलोइंग इश्यूज। तो हम स्टैंडर्ड में कौन कौन से 3 इश्यूज पढ़ेंगे, आओ जरा देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल। मटेरियल जब आपके पास आए विच इज द रॉ मटेरियल, तब जब आप उसे रिसीव करो तो किस रेट पे रिकॉग्नाइज करो अपनी कॉस्ट शीट में। देन प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। जब आप अपने रॉ मटेरियल को इशू करते हो फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन पे, तब इशू करते हुए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करो। असाइनमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो जब आपको अपनी मटेरियल कॉस्ट को डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में असाइन करना है तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम लोग देखेंगे। डेफिनेशंस। तो भाई कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये तो वही अपना पुराना डेफिनेशन। दिस इंक्लूड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस और कॉस्ट सेंटर एक्टिविटी, सब एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूशन और एनी अदर यूनिट इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर असर्टेन्ड। तो जिस भी किसी भी सब यूनिट में, कॉस्ट सेंटर में, एक्टिविटी में, सब एक्टिविटी में हम अपनी कॉस्ट को जिस बेसिस पे असर्टेन करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट आर डिफेक्टिव्स? डिफेक्टिव्स आर प्रोडक्ट्स, मटेरियल प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट्स का मतलब है फिनिश्ड गुड्स और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर कोई भी इन तीनों में से कोई भी चीज, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश गुड हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, अगर कोई भी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बना हुआ, उसको हम कहते हैं डिफेक्टिव्स। दिस में इंक्लूड्स रीवर्क्स और रिजेक्ट्स। तो डिफेक्टिव 2 टाइप के होते हैं भाई, एक है रीवर्क, एक है रिजेक्ट। तो देखते हैं रीवर्क किसको कहते हैं। डिफेक्टिव्स विच कैन बी ब्रॉट अप टू स्टैंडर्ड बाय पुटिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज। तो थोड़ा और खर्चा करोगे ना अगर आप, तो वो जो पर्टिकुलर फिनिश गुड या रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस जो खराब हुआ है ना, वो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगा। बस थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, थोड़े से एडिशनल रिसोर्सेज और लगाने पड़ेंगे। इट इंक्लूड्स रिपेयर्स, रिकंडीशनिंग एंड रीफर्बिशिंग। तो रिपेयर, रिकंडीशन कर दो, रिपेयर कर दो या रिफर्बिश कर दो, तीनों को हम रीवर्क की कैटेगरी में डालेंगे। और है रिजेक्ट। भाई रिजेक्ट वो होते हैं जिनमें जो एरर आया है वो इकोनॉमिकली ठीक हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा सेकंड्स की सेल लगती है। एक होता है सेकंड हैंड, दूसरा होता है सेकंड्स। सेकंड हैंड मतलब किसी और ने यूज किया है, सेकंड्स मतलब
उस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कुछ ऐसा डिफेक्ट रह गया था, तो कपड़ों में ये बहुत ज़्यादा होता है, तो थान का थान जब प्रिंटिंग के लिए जाता है तब उसमें छोटा सा डिफेक्ट रह जाता है जो हो सकता है विजिबल भी ना हो बहुत ज़्यादा, वो डिफेक्टेड पीस डिस्काउंटेड प्राइस पे बिकता है, तो उसे हम कहते हैं रिजेक्ट। वो रिजेक्ट है, डिफेक्टिव का एक पार्ट रिजेक्ट, डिफेक्टिव का एक पार्ट रीवर्क। तो रिजेक्ट डिफेक्टिव्स विच कैन नॉट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो ऐसे डिफेक्टिव होते हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं, even after putting additional resources लगाने के बावजूद, and are disposed of as waste, उनको हमें dispose of करना पड़ता है waste की तरह, मतलब उनको हमें रफा दफा करना पड़ता है, बेचना पड़ता है बहुत कम पैसों पे, डिस्काउंट पे वो प्रोडक्ट जाता है, तो हमें उसे बेचना ही पड़ता है। रिजेक्ट्स में भी disposed of as waste और sold for salvage value, तो वेस्ट की तरह उसे डिस्पोज ऑफ कर दो या फिर सैल्वेज वैल्यू पे उसको बेच दो, और रिसाइकल्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, या उसे पूरा तोड़ मरोड़ के उसे वापस प्रोडक्शन प्रोसेस में आप रिसाइकलिंग के लिए डाल दो। रिजेक्ट्स। फिर है व्हाट आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। An intermediate product is a product that requires further processing before it is saleable। तो भाई कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और इसके अंदर कुछ फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत है इससे पहले कि वो मार्केट में आ सके और बिक सके। स्क्रैप। व्हाट इज अ स्क्रैप? डिस्कार्डेड मटेरियल हैविंग नो और इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। तो कुछ ऐसा मटेरियल जो ख़त्म हो गया है, जो ख़राब हो गया है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा मटेरियल बचा है आपके पास जो डिस्कार्ड करने लायक है, which is having no or insignificant value and which is usually either disposed of or without further treatment। तो without further treatment ये dispose of कर दिया जाता है। other than reclamation and handling और reintroduced in the process in place of raw material। कई बार इसको रॉ मटेरियल की जगह हम प्रोसेसिंग में भी डाल देते हैं। तो याद है कैस 4 में हमने स्क्रैप का एक ट्रीटमेंट देखा था, जब आप रीप्रोसेसिंग करते हो स्क्रैप को, उसी स्क्रैप की बात हो रही है। नेक्स्ट वेस्ट। अब देखो वेस्ट और स्क्रैप दोनों वर्ड एक नहीं है, दोनों वर्ड में डिफरेंस है, ध्यान से समझना स्क्रैप और वेस्ट में क्या डिफरेंस है। वेस्ट मटेरियल लॉस ड्यूरिंग प्रोडक्शन और स्टोरेज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक इवेपोरेशन, केमिकल रिएक्शन, कंटामिनेशन, अनरिकवरेबल रेजिड्यू, श्रिंकेज एटसेट्रा, एंड डिस्कार्डेड मटेरियल विच मे और मे नॉट हैव वैल्यू। तो वेस्ट वो मटेरियल होता है जो प्रोडक्शन के दौरान खराब हुआ है या प्रोडक्शन के दौरान वो इवेपोरेट होने की वजह से या फिर प्रोडक्शन में जो नॉर्मल वेस्टेज होती है उसकी वजह से वेस्ट हो गया है। स्क्रैप वो होता है जो प्रोडक्शन के बाद रेजिडुअरी जो बचा होता है उसे कहते हैं स्क्रैप। तो वेस्ट क्या होता है? वेस्ट होता है रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल कितना आया? रॉ मटेरियल आया 5000 kg और जब आपने इनपुट डाला 5000 kg तो आउटपुट निकला 4500 kg। तो वो जो 500 kg ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस वेस्ट हुआ उसे तो कहते हैं वेस्ट। और जो स्क्रैप निकला, स्क्रैप मतलब जब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा खत्म हो गया उसके बाद जो बचा कुचा आपका वेस्टेज निकला, जो स्क्रैप निकला, उसे कहते हैं स्क्रैप। तो स्क्रैप और वेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो भाई अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जब शुगर केन बनता है, शुगर केन बनते हुए, शुगर केन से शुगर बनाते हुए हम लोग शुगर केन को क्रशर में डालते हैं। शुगर केन को क्रशर में डालने के बाद शुगर का जो वाटर है वो अलग से निकलता है, शुगर केन का वाटर, और जो शुगर केन का रेजिड्यू होता है जिसे बोलते हैं बगासे, वो अलग से निकलता है। तो बगासे जो है वो है स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट। और वेस्ट का क्या मतलब होता है? भाई वेस्ट का मतलब ये होता है कि सपोज आपने कोई केमिकल यूज किया, जो केमिकल आपके फैक्ट्री में आया, जैसे दोस्तों अगर केरोसिन या पेट्रोल को अगर ओपन छोड़ दो ना तो वो वेपराइज हो जाता है, तो वो केमिकल प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान थोड़ा सा वेपराइज हो गया, खत्म हो गया, इसे कहते हैं वेस्ट। तो स्क्रैप और वेस्ट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और तुम्हें ये डिफरेंस जानना जरूरी है। सो वेस्ट मटेरियल लॉस ड्यूरिंग प्रोडक्शन और स्टोरेज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज इवेपोरेशन, केमिकल रिएक्शन, कंटामिनेशन, अनरिकवरेबल रेजिड्यू, श्रिंकेज एटसेट्रा, एंड डिस्कार्डेड मटेरियल विच मे और मे नॉट हैव वैल्यू। Then spoilage production that does not meet with dimensional or quality standards in such a way that it cannot be rectified economically and is disposed of or sold at disposal value। तो आपने प्रोडक्शन कर ली, प्रोडक्शन करने के बाद आपको कुछ डिफेक्ट दिखा प्रोडक्शन में और वो इकोनॉमिकली रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा
मतलब आप उस पर पैसे लगाओगे भी तो वो ढंग से रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिकली रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा। सर हमने सिमिलर डेफिनेशन देखी थी, सिमिलर डेफिनेशन थी रीवर्क्स की, नहीं रिजेक्ट्स की। रिजेक्ट्स की सिमिलर डेफिनेशन थी कि एडिशनल पैसा लगाने के बावजूद भी ये सही नहीं हो पाएगा। तो हाँ भाई, रीवर्क्स, रिजेक्ट्स और स्पॉइलेज, इन दोनों का मीनिंग सिमिलर। रिजेक्ट और स्पॉइलेज दोनों का मीनिंग सिमिलर, दोनों सेम बात को डिनोट करते हैं। Then property, plant and equipment, tangible assets that are held for use in production of goods or supply of services for rental to others for administration, selling or distribution purposes। तो भाई प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, बेसिकली जो आपका फिक्स एसेट होता है उसकी डेफिनेशन क्या, ऐसे एसेट जो आपको एक साल से लंबे समय तक बेनिफिट देंगे और वो हम बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए या रेंट पे चढ़ाने के लिए हम उसको यूज करते हैं, उसे कहते हैं एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स दैट आर held for use in production of goods or supply of services for rentals to others for administrative, selling or distribution purposes and are expected to be used during more than one accounting period। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये वर्ड हमने पहले भी कहीं सुना हुआ है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ भाई, तुमने ये वर्ड सुना हुआ होगा तुम्हारे अकाउंट्स के चैप्टर में, जहां पर तुम इंड एस कर रहे होगे। तो इंड एस में ना फिक्स एसेट को क्या बोला जाता है, पीपीई बोला जाता है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फर्क कुछ नहीं, वही फिक्स एसेट्स वही पीपीई, फर्क दोनों में कुछ नहीं। लेकिन सीएफआर पर्सपेक्टिव से हम फिक्स एसेट्स को बोलते हैं पीपीई। तो सर ये डेफिनेशन हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्यों पढ़ रहे हैं भैया? हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डेफिनेशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की टर्मिनोलॉजी को अलाइन कर दिया गया है इंड एस की टर्मिनोलॉजी के साथ। क्योंकि देखो बेसिक कॉस्ट शीट बनाने का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ताकि टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है वो सिमिलर हो कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में, इसीलिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अलाइन कर दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एस के हिसाब से। तो अब हम जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फिक्स एसेट की बात करेंगे तो वो फिक्स एसेट की बात हम पीपीई से ही करेंगे। तो देखते हैं, गाइडेंस नोट ऑन दिस कैश हैज एन्यूमरेटेड सर्टेन मटेरियल जिन जिन पे कैश अप्लाई होगा। देखते हैं वो कौन कौन से मटेरियल हैं जिन पे ये वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस नोट। तो सबसे पहले है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे ये अप्लाई होगा which is the basic or the main material used in process of manufacturing, for example sugar cane in sugar industry। तो जो बेसिक मटेरियल होता है, जो मेन मटेरियल होता है, उसको कहते हैं रॉ मटेरियल। तो भाई ये जो सपोर्टरी सब्सिडरी चीज़ें होती हैं इसे रॉ मटेरियल नहीं करते। रॉ मटेरियल जनरली जो मेन रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हो जो कि जनरली एक ही होता है उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। तो सर रॉ मटेरियल तो एक बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, और रॉ मटेरियल के बगैर और कोई मटेरियल का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर नहीं है तो फिर हम मेन मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते। भाई कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि गाइडेंस नोट ने दिए हैं, आओ वो एग्जाम्पल जस्ट फॉर योर नॉलेज पढ़ते हैं कि किस तरह के रॉ मटेरियल किस तरह की इंडस्ट्री में यूज होते हैं। सो इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड। शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन और बीट रूट। मिल्क पाउडर इंडस्ट्री में होल फ्रेश मिल्क, स्किम्ड मिल्क एज द केस में बी। तो मिल्क से ही मिल्क पाउडर बनता है, तो वो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट मतलब रॉ मटेरियल है। टी इंडस्ट्री में ग्रीन टी लीव्स, जो पत्तियां होती हैं उनको हम टी इंडस्ट्री का बेसिक रॉ मटेरियल मानते हैं। मोटर स्पिरिट क्रूड ऑयल है उसका बेसिक इंग्रेडिएंट। डीजल ऑयल क्रूड ऑयल, फर्नेस ऑयल क्रूड ऑयल, बिटमिन क्रूड ऑयल या कोल, सोडा ऐश कॉमन सॉल्ट, कास्टिक सोडा कॉमन सॉल्ट, अगेन सोडा का जो बेस होता है वो सॉल्ट होता है। सोडियम सिलिकेट, सोडा ऐश, सॉल्यूबल गैस, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर या पायराइट, यूरिया का बेसिक एलिमेंट रॉ नैफ्था, और एमोनिया, लिग्नाइट, कोल, रेयन, सिंथेटिक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर क्या ये हमें याद करने हैं? नहीं भाई नहीं, ये तुमको याद नहीं करने, ये सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए दिए हुए हैं। नंबर 2, प्रोसेस मटेरियल और एडिशंस। अब रॉ मटेरियल के अलावा अगर कोई एडिशन डल रहा है, अगर कोई प्रोसेस मटेरियल डल रहा है तो उसको हम कहते हैं एडिशन। जैसे मटेरियल यूज्ड इन एडिशन टू रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल लाइम इन शुगर इंडस्ट्री। तो भाई आपने देखा होगा कि जो गुड़ होता है वो होता है ब्राउन कलर का, और जो शुगर होती है वो होती है वाइट कलर की।
तो ब्राउन से वाइट बनाने के लिए आप उसके अंदर थोड़ा सा लाइम यूज करते हो। लाइम होता है चूना, चूना यूज करते हो, कुछ प्रोसेसिंग होती है उसकी, तब जाके शुगर वाइट बनती है फ्रॉम ब्राउन। तो वो मटेरियल को हम कहते हैं प्रोसेस मटेरियल या एडिशंस, जो रॉ मटेरियल के अलावा कुछ और मटेरियल है जो हमारे प्रोसेसिंग में लगेगा। देन मैन्युफैक्चर्ड और बॉट आउट कंपोनेंट्स, तो अब रॉ मटेरियल और प्रोसेस मटेरियल के अलावा कुछ हम बॉट आउट कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स बाहर से लगाते हैं अपने फिनिश गुड को बनाने के लिए, भाई वो भी मटेरियल कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा। प्रोडक्ट विच फॉर्म पार्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट, इट इज फिटेड टू द फाइनल प्रोडक्ट विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग, तो हम बस उसे खरीदते हैं बाहर से और फिट कर देते हैं। जैसे फैन बेल्ट इन फैन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो फैन पे जो फैन बेल्ट लगी होती है वो होता है बॉट आउट कंपोनेंट जो बाहर से जनरली खरीदा जाता है और फैन में फिट किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, बॉट आउट कंपोनेंट्स का मतलब वो वाले कंपोनेंट्स जो प्रोडक्ट को बनाने में मदद करते हैं, लेकिन वो हमने खुद अपने यहाँ या तो मैन्युफैक्चर करे हैं और या फिर उनको हमने खरीदा है। भाई इनकी जो आइडेंटिटी होती है ना, वो मेन प्रोडक्ट से थोड़ी सी फ़र्क होती है, मतलब इनकी अपनी आइडेंटिटी भी होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक फ़ैन है, फ़ैन के अंदर बेल्ट लगी है, उस बेल्ट की अपनी आइडेंटिटी भी है। सो उस तरह का मटेरियल जो बॉट आउट कंपोनेंट होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड और बॉट आउट कंपोनेंट। सो गाइडेंस नोट ने हमें कुछ गाइडेंस दी है इसके रिस्पेक्ट में भी, आओ देखते हैं। बॉट आउट कंपोनेंट्स आर परचेज्ड आइटम्स, तो भाई बॉट आउट कंपोनेंट्स होते हैं वो वाले परचेज्ड आइटम्स यूज्ड इन असेंबली ऑफ द मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट की असेंबली में मदद करते हैं। These items are developed by suppliers as per the specification of the manufacturers. Bought out component when used in the main product are called original equipment supplies या OES. These items are also available in the market for replacement of worn out parts and is called as spare part or bought out component. तो आओ फुटनोट नंबर 20 में देखते हैं क्या लिखा है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गाइडेंस नोट ऑन कैस 6, तो कैस 6 का गाइडेंस नोट है जो बॉट आउट कंपोनेंट्स के बारे में ये चीज़ हमें बताता है। तो भाई नेट मतलब ये हुआ सर, जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं, कोई भी ऐसा मटेरियल जो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट बनता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट का, कोई भी ऐसा मटेरियल जो हम खरीदते हैं फाइनल प्रोडक्ट में इन्फ्यूज़ करने के लिए और अपने कस्टमर को उसे देने के लिए, हम उसको कहते हैं अपना मटेरियल कॉस्ट। ठीक है सर। सब असेंबली एग्रीगेट्स, सब असेंबली होता है भाई, अब कई लोगों का बिजनेस ही ये होता है कि वो वेरियस प्रोडक्ट्स को असेंबल करते हैं और एग्रीगेट करते हैं। तो जो मेन चीज़ है वो तो वो खुद बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर है तो वो भाई कार का इंजन तो खुद बनाएगा, लेकिन दरवाजे, शीशे और जितने भी कार में और छोटी छोटी पार्ट्स लगे होते हैं उन सबको वो सिर्फ असेंबल करता है। इसे बोलते हैं सब असेंबली। तो सब असेंबली वाले भी जितने कंपोनेंट्स होते हैं सबको हम कैस 6 का पार्ट बनाएंगे। असेंबली ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स हैविंग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू फॉर्म फाइनल गुड्स, फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो स्टीयरिंग व्हील ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खुद ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर नहीं बनाता, वो कहीं बाहर से प्रोक्योर करता है। तो सब असेंबली मतलब जब आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लाके इकट्ठा मिलाते हो और एक फुल फ्लेजेड नया फिनिश गुड बना देते हो। गाड़ियों के केस में बहुत कॉमन है भाई, गाड़ियां असेंबल करी जाती हैं, मोटर कहीं से मंगाई जाती है, गियर कहीं से मंगाया जाता है, स्टीयरिंग व्हील कहीं और से मंगाया जाता है, ब्रेक कहीं और से मंगाया जाता है, सोफ़ा, चेयर, सीट बेल्ट, ये सब कहीं और से मंगाई जाती हैं, और जो मारुति की सपोज फैक्ट्री है उसके अंदर आके इन सब चीज़ों को असेंबल किया जाता है। सो दिस इज नोन एज सब असेंबली और एग्रीगेट्स। तो आपको समझाने के लिए मैंने भाई गाड़ी का ही एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये कूलिंग फैन के पार्ट्स हैं, वैक्यूम सेंसर है, इंजन माउंट ब्रैकेट है, लैम्प पार्ट है, ब्रेक है, डोर पार्ट, स्पेयर, ये सारी चीज़ें अलग अलग सोर्सेज से मंगाई जाती हैं और इनको आपस में असेंबल किया जाता है। इसको बोलते हैं सब असेंबली और एग्रीगेट्स। देन एक्सेसरी components in subassembly which are not essential for basic functioning, तो ऐसे components जो basic functioning के लिए essential नहीं होते वो फालतू products होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका AC या म्यूजिक सिस्टम जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगता है वो फालतू है, वो बेसिक काम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ उसके बिना कार कंप्लीट भी नहीं होती। तो एक्सेसरी होता है जो बेसिक फंक्शनिंग के अलावा कोई भी और एडिशनल आइटम लगती है किसी भी प्रोडक्ट में, उसे हम कहते हैं एक्सेसरी।
तो एक्सेसरी भी कैश 6 के पर्व्यू में फॉल करेगा, मतलब कैश 6 जो बोलेगा मटेरियल कॉस्ट के लिए वो एक्सेसरी पे भी एप्लीकेबल होगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, भाई ये होते हैं कुछ छोटे मोटे पार्ट्स, छोटे मोटे ऑयल, लुब्रिकेंट या ग्रीस, इस तरह की चीज़ें जो आपके प्रोसेसिंग में यूज़ होती हैं। आइटम्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लांट, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, फॉर एग्जाम्पल लुब्रिकेंट, पेंट, ऑयल। स्पेयर्स आर परचेज्ड आइटम्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट। तो जो पुराने पार्ट होते हैं उनको जब वो घिस जाते हैं तो उनको रिप्लेस किया जाता है स्पेयर्स को यूज़ करके, उसे हम कहते हैं स्पेयर्स। तो कंज्यूमेबल्स मतलब जो फटाफट से चीज़ कंज्यूम हो जाए और वो चीज़ ख़त्म हो जाए। और हम हमारे कंज्यूमेबल्स का एग्जांपल्स भाई हमने देखा, किसी भी तरह के ल्यूब्रिकेंट, पेंट, ऑयल, स्पेयर पार्ट्स, जो छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसे बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स। आओ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इसके बारे में बताता हूँ। कंज्यूमेबल्स आर प्रोडक्ट्स दैट कंज्यूमर्स यूज़ रेकरेंटली, बार बार जो प्रोडक्ट यूज़ करेगा हमारा कंज्यूमर, दैट इज आइटम्स विच गेट यूज्ड अप और डिस्कार्डेड। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमेबल ऑफिस सप्लाईज आर सच प्रोडक्ट्स एज पेपर, पेन, फोल्डर, पोस्टिट नोट्स, टोनर, इंक, कार्टेज, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स इन ऑफिस सच एज कंप्यूटर, फैक्स मशीन्स एंड अदर बिजनेस मशीन्स और ऑफिस फर्नीचर। तो जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, तो कंज्यूमेबल्स का ऑपोजिट होता है ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल्स मतलब वो चीज़ जो लंबे समय तक चलेगी, जैसे फर्नीचर, सोफ़ा, अलमीरा, जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं। और कंज्यूमेबल्स मतलब जो फटाफट खत्म हो जाएगा, फटाफट यूज़ हो जाएगा, जैसे पोस्टिट्स, स्केच पेन, मार्कर्स जो फैक्ट्री में यूज़ हो रहे हैं या ऑफिस में यूज़ हो रहे हैं। दीज आर नोन एज कंज्यूमेबल्स, जो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे, बहुत जल्दी उनको कंज्यूम कर लिया जाएगा। फिर भाई अदर इनडायरेक्ट मटीरियल, नट्स, बोल्ट्स, नेल्स, छोटे छोटे आइटम जिनकी बहुत छोटी सी वैल्यू है। इट कॉस्ट इज टिपिकली नॉट आइडेंटिफाइड विद पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हेंस इट इज़ एन इनडायरेक्ट मटीरियल। तो छोटे छोटे आइटम्स जैसे कि पिक्चर में भी आप देख पा रहे हो, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है और जो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू के गुड्स नहीं होते, लेकिन वो एसेंशियल होते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं अदर इनडायरेक्ट मटीरियल। और भाई ये सारे के सारे, ये सातों के सातों पार्ट बनते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट का। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसमें जो मटेरियल कॉस्ट आएगी, उसमें ये सातों के सातों एसेंशियल इंग्रेडिएंट बनेंगे। और इनका प्रिंसिपल कैसे होगा, वैल्यूएशन इनकी कैसे होगी, वो हम अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में जानेंगे। कैश 6 डज नॉट डील विद पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। तो भाई ये है एक्सक्लूजन, ऊपर हमने पढ़े इंक्लूजन, ये है एक्सक्लूजन। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट के लिए हमारे पास अलग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पैकिंग मटेरियल कॉस्ट के लिए यूज करेंगे, तो कैश 6 पैकिंग मटेरियल कॉस्ट के लिए यूज नहीं होगा। ठीक है सर। मटेरियल एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अदर मटेरियल, तो अगर आपने मटेरियल एक्वायर किया एक्सचेंज ऑफ अदर मटेरियल, मतलब आपने बार्टर सिस्टम करा, तो आप ये सोचोगे सर बार्टर सिस्टम तो पुराने ज़माने में होता था, अब कहाँ होता है बार्टर सिस्टम। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि अभी भी जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं उसमें बार्टर के बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो शुगरकेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वो जो बगासे बनता है वो किसी व्यापारी को दे रहा हो और बदले में शुगर केन ले रहा हो, या कोल ले रहा हो, कोल या किसी भी तरह का और आइटम ले रहा हो, ऐसा होता है। तो बार्टर सिस्टम इज स्टिल प्रेवलेंट, एक्सचेंज सिस्टम इज स्टिल प्रेवलेंट। तो उसके लिए कैश कहता है मटीरियल एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अदर मटीरियल और सर्विस, वैल्यूज एट कॉस्ट ऑफ मटीरियल एक्वायर्ड। देखना बड़ा इंपॉर्टेंट, ये है वैल्यूएशन का टेक्निक। तो जो भी मटेरियल आपने एक्वायर किया है ना, उस मटेरियल की कॉस्ट आप जो मटेरियल आपने दिया है उसके इक्वल रखोगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्वायर्ड विल बी द कॉस्ट विच इज टू बी यूज्ड फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो अगर आपने मटेरियल किससे एक्वायर किया और अपना कुछ मटेरियल दे दिया, तो वो जो दे दिया वाला मटेरियल है उसकी वैल्यू इज इररेलेवेंट है, जो मिला है मटेरियल उसकी वैल्यू इज रेलेवेंट वैल्यू। आगे कहता है प्लस अदर एप्लीकेबल कॉस्ट लाइक फ्रेट, और भी कोई और कॉस्ट लगी है उसको एक्वायर करने में, फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, वो सब इंक्लूड होती है। इन पेपर इंडस्ट्री वेयर बगासे फ्रॉम शुगर मिल इज obtained बाय पेपर मिल बाय सप्लाइंग कोल टू शुगर मिल, इन कॉस्ट स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ कोल इज टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ बगासे प्रोक्योर्ड। तो भाई
हम लोग पेपर इंडस्ट्री का बहुत स्पेशल फीचर है जहाँ पर बगासे शुगर मिल से ऑब्टेन किया जाता है बाय सप्लाइंग कोल टू द शुगर मिल को कोल दिया जाता है और बगासे ऑब्टेन कर लिया जाता है। इन द कॉस्ट स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ कोल सप्लाइड, तो जो कोल आपने सप्लाई किया है वो किस रेट पे वैल्यू होगा, बगा से जो एक्वायर हुआ है उसका मार्केट में क्या रेट चल रहा है ये निकाल के ले आओ। तो जो भी कॉस्ट जो भी आप एक्वायर कर रहे हो उसके प्राइस पे हम लोग वैल्यू करते हैं अपना कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच इज सप्लाइड। तो ये है टेक्निक कॉस कैश 6 की रेकमेंडेड। तो ये आपने देखे टाइप्स ऑफ गुड्स, जो 7 टाइप के मटेरियल हैं जो कैश में स्टेटेड हैं वो सब आपने देखे। 7 टाइप्स के मटेरियल हैं, रॉ मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, एडिटिव्स, सब असेंबली। तो ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो कैश में लिस्टेड हैं। लेकिन गाइडेंस नोट ने कुछ और टाइप के मटेरियल्स हमको बताए जो हो सकते हैं भाई। तो गाइडेंस नोट ने बोला कि भाई टाइप्स ऑफ मटेरियल ना 3 बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो अपने मटेरियल्स को। एक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी किस तरह की इंडस्ट्री है, आप अपने मटेरियल कॉस्ट को ना बाइफिकेट करने के लिए सिर्फ ये जो 7 हैं ये तो है ही हैं, इनके अलावा ये 2 तरीके भी यूज कर सकते हो अपने मटेरियल कॉस्ट को बाइफिकेट करने के लिए। कई बार लोग क्या करते हैं भाई, कई बार ना लोग इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो वो लोग इस नेचर के हिसाब से भी डिस्क्लोज करते हैं, रिलेशनशिप के हिसाब से भी डिस्क्लोज करते हैं और सोर्स ऑफ सप्लाई के हिसाब से भी डिस्क्लोज करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह की इंडस्ट्री में हो और क्या क्रिटिकल है आपके लिए, किस तरह का डिस्क्लोजर क्रिटिकल है आपके लिए, किस तरह का डिस्क्लोजर आपको ऐसा लगता है कि आपके शेयर होल्डर्स को चाहिए, आपके शेयर होल्डर्स को रिक्वायर्ड है, उसके बेसिस पे भी आप कई बार अपने मटेरियल कॉस्ट को क्लासिफाई करते हो। तो मटेरियल कॉस्ट को क्लासिफाई करने के ये 3 तरीके हो सकते हैं भाई। इन तीनों में से जो कैश ने प्रिस्क्राइब किया वो ये वाला तरीका प्रिस्क्राइब किया, लेकिन गाइडेंस नोट ने बोला, GN शॉर्ट फॉर्म होता है भाई गाइडेंस नोट का, उसने बोला ये तरीका भी है और ये तरीका भी है जिससे आप अपने मटेरियल कॉस्ट को बाइफिकेट कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन योर इंडस्ट्री आपको एक बेस्ट तरीका चुनना है और आप 2 तरीकों का कॉम्बिनेशन भी चुन सकते हो। जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल में पहले बाइफिकेट करो, फिर डायरेक्ट में इन सब का अलग अलग बाइफिकेशन कर दो और इनडायरेक्ट में भी इन सब का अलग अलग बाइफिकेशन कर दो, ऐसा भी हो सकता है। और आप ऐसा भी कर सकते हो रिलेशनशिप और सोर्स दोनों के बेसिस पे बाइफिकेशन कर दो। तो पहले सारे के सारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को आप लिखो, फिर उसके अंडर डायरेक्ट में इंपोर्टेड और इंडिजीनियस में डिवाइड कर दो, फिर इनडायरेक्ट सारे लिखो और फिर से उसे इंपोर्टेड और इंडिजीनियस में डिवाइड कर दो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह की इंडस्ट्री में हो, आप किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहते हो, अपने शेयर होल्डर्स को किस तरह की डिटेल्स देना चाहते हो और किस तरह की डिटेल्स आपके शेयर होल्डर के लिए रेलिवेंट रहेंगी, डिपेंडिंग अपॉन ऑल दी स्टफ हम लोग अपने मटेरियल कॉस्ट को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं ये कौन से 3 टाइप्स हैं जिसके बेसिस पे गाइडेंस नोट ने बोला कि हमारा मटेरियल कॉस्ट डिवाइड हो सकता है। भाई पहला वाला तो आपको पता ही है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे कि किस तरह की कॉस्ट इनकर हो रही है, उसके बेसिस पे जो 7 टाइप के कॉस्ट हैं ये हम ऑलरेडी अभी अभी क्लास में पढ़ चुके हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेक्चर में। ठीक है सर, अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। तो भाई आपके मटेरियल कॉस्ट का किस तरह का रिलेशनशिप है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में, उस रिलेशनशिप के बेसिस पे भी आप अपने कॉस्ट को, मटेरियल कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हो। तो कुछ मटेरियल कॉस्ट हो सकती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो जाती है टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, लेकिन याद रखना वो वर्ड, इन एन इकोनॉमिकली फीजेबल मैनर। तो इकोनॉमिकली फीजेबल मैनर में जो कॉस्ट आप किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और किसे कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? भाई इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं वो वाला मटेरियल कॉस्ट जो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे एलोकेट नहीं हो सकता, आप उसको किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे एलोकेट नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर दोबारा मैंने गलत बोला और तुमने टोका नहीं भाई मुझे। आप इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो उसको कहोगे जो डायरेक्टली एलोकेट नहीं हो सकती किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में इन एन इकोनॉमिकली फीजेबल मैनर। ये वर्ड कभी मत भूलना, इन एन इकोनॉमिकली फीजेबल मैनर। तो ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई, आपका जो सप्लाई है रॉ मटेरियल का वो कहाँ से आ रहा है, वो विदेश से आ रहा है या वो अपने देश से आ रहा है। ये है भाई, आप जब अपने देश से प्रोक्योर कर रहे हो, मतलब आप जब डोमेस्टिकली अपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे हो,
तो मैं कहूँगा कि वो इंडिजीनियस है। और जब आप अपना रॉ मटेरियल कहीं बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, आउटसाइड कंट्री से प्रोक्योर कर रहे हो, तब मैं कहूँगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड है। सो ये बाइफिकेशन जो गाइडेंस नोट ने हमको दी ऑन 3 बेसिस टाइप्स ऑफ मटेरियल को हमको इन 3 बेसिस पे डिवाइड करने के लिए गाइडेंस नोट ने सलाह दी कि हाँ तुम इन 3 बेसिस पे भी गाइडेंस नोट के बेसिस पे तुम अपनी कॉस्ट को बाइफिकेट कर सकते हो। और तुम कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ 2 और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेथड्स भी बाइफिकेट कर सकते हो। जितना ज़्यादा डिस्क्लोजर दोगे, जितना इन डेप्थ डिस्क्लोजर दोगे, उतना अच्छा है। कॉस्ट शीट जो पढ़ेगा, जो रिव्यू करेगा, उसको उतना ज़्यादा अच्छे तरह समझ में आएगा। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इन डेप्थ तुम अपनी डिस्क्लोजर्स दो अपने कॉस्ट शीट में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो आओ देखते हैं गाइडेंस नोट का FIK हमसे क्या बोल रहा है। Materials are classified under a common designation on the basis of similarities of nature, attribute or relations, source of supply and the like। तो ये 3 तो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसके अलावा और कोई भी हो सकता है भाई जिसके बेसिस पे आप अपने मटेरियल को बाइफिकेट करोगे। Materials are classified according to nature such as raw material, consumable stores, spares and the like। In terms of relationship, materials are classified as direct material, indirect material on the basis of source of supply। सप्लाई के सोर्स के बेसिस पे आप कैसे क्लासीफाई करोगे। इंडिजीनियस मटेरियल, इंपोर्टेड मटेरियल। इंडिजीनियस आर मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री, इंपोर्टेड आर परचेज्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज। For purpose of identification and convenience, each item of material is given as a distinct name. Similar items are classified under subgroups। तो अब आप subgroups भी बना सकते हो मेन ग्रुप बनाने के बाद। And number of such group is classified under the main or major groups। For example, items of brass may be classified under the subhead non-ferrous metals and under the main heads metals। तो अब मेटल्स में भी भाई वेरियस सब पार्ट्स हो सकते हैं। सपोज आपका मेटालिक कंटेनर्स का काम है, तो आप उसके अंदर रॉ मटेरियल को अलग अलग टाइप के मेटल्स में बाइफिकेट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका किस तरह का काम है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने गुड्स को, अपने रॉ मटेरियल को बाइफिकेट करने की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ CAS 6 इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल को डिटरमाइन करने के लिए हमें यूनिफॉर्मिटी भी चाहिए, हमको कंसिस्टेंसी भी चाहिए। CAS 6 का यही उद्देश्य है of a product or service। The principles and methods adopted shall be applied consistently from one period to another period and from reasonable uniformity between different products and units। For example, if FIFO method is used for valuation of issue of materials, the same shall be followed consistently from one period to another period। तो जैसे आप जब FIFO मेथड यूज़ करते हो तो भाई वो FIFO मेथड आपको कंसिस्टेंटली सेम यूज़ करना है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। तो इस तरह आप कंसिस्टेंटली इन पॉलिसीज़ को ताकि फॉलो करो, इसलिए CAS 6 को प्रिस्क्राइब किया गया है और उसका गाइडेंस नोट भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो भाई ऐसे ही जैसे और बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जो अलग अलग तरह से अपना टाइप ऑफ मटेरियल डिस्क्लोज करती हैं, उनको बोला गया है कि भाई आप कंसिस्टेंटली इन 3 टाइप, जो 3 टाइप हमने पढ़े हैं, उन्हीं 3 टाइप के बेसिस पे अपना मटेरियल को डिस्क्लोज करो ताकि हम कंपेयर कर सकें और इंडस्ट्रीज़ के साथ। जो इंडस्ट्रीज़ आपकी इंडस्ट्री में, जो कंपनीज़ आपकी इंडस्ट्री में हैं, हम उनके साथ कंपेयर कर सकें। कंपैरिजन के लिए यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी होना बहुत बहुत ज़रूरी।